This is Pawan Agrawal, back with you. Today, it's a very special day because it's our first meeting in this new year 2024. So first of all, a very happy new year to all of you, your family, and all your near dear ones. भगवान करे कि ये साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियां लेकर आए, अच्छी हेल्थ रहे और ऑब्वियसली फिर अच्छी वेल्थ भी बने इस पूरे साल में. सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थोड़ा लेट है, 12 दिन, बट आई थिंक द स्पिरिट स्टिल कंटिन्यूज ऑफ द न्यू ईयर. तो सबसे पहले जो इस मीटिंग का हमने टॉपिक जो रखा है, विच इज सक्सेस मंत्रा फॉर ग्रोथ इन्वेस्टिंग इन अ वोलेटाइल वर्ल्ड. तो अभी इस टाइम के लिए ये काफ़ी एप्ट एक्चुअल में टॉपिक लगा हमें, और उसका मैं बैकग्राउंड दूंगा, बट देन आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग एंड देन प्रोबेबली आई विल टॉक. इट विल बी मच बेटर देन. So if somebody can tell that you can see the screen basically. Yes, Pawan, it is visible. Okay, right. Thank you. So यदि आप इमेज देखेंगे यहाँ पर, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन ब्रूस ली, मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग जानते होंगे जो इस कॉल पर हैं, और इनका ये कोट था जो बहुत फेमस है. इनसे एक बार पूछा गया था, ब्रूस ली वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट बॉर्न टिल डेट इन दिस वर्ल्ड. तो उनसे एक बार पूछा था कि व्हाट इज़ योर स्टाइल, क्योंकि हर मार्शल आर्ट्स में अलग अलग तरह की स्टाइल होती है. तो उनका जवाब था कि माय स्टाइल इज़ एक्चुअली नो स्टाइल. तो जो इंटरव्यूअर था उसको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है. तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ पर लाइन है कि बी वाटर माय फ्रेंड, जैसे पानी जिस जगह जाता है अपना आकार चेंज कर लेता है. यदि वो कप के अंदर होता है तो कप का शेप ले लेता है, ग्लास के अंदर होता है तो ग्लास का शेप ले लेता है, किसी बड़े बर्तन में होगा तो बड़े बर्तन का शेप लेगा, किसी पॉन्ड में होगा तो पॉन्ड का शेप लेगा. तो जो फिलॉसफी है कि जिस तरह की सिचुएशन है मैं उस तरह की सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता हूँ. दैट वाज हिज फिलॉसफी, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड टू बी द अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड अ ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट. क्योंकि और वो ग्रेट क्यों हैं? वैसे तो बहुत लोग हर स्पोर्ट्स में ग्रेट कहे जाते हैं. जैसे क्रिकेट में तेंदुलकर ग्रेट कहा जाता है, विराट कोहली ग्रेट कहा जाता है, और बहुत सारे ब्रायन लारा, एंड देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स, बॉलर्स, ऑलराउंडर्स. बट ब्रूस ली पर्टिकुलरली इस स्पोर्ट्स के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए क्यों ग्रेट थे? क्योंकि जब तक उन्होंने ये अपनी मार्शल आर्ट्स की जो ये नो स्टाइल इज माई स्टाइल फिलॉसफी बनाई थी, उससे पहले मार्शल आर्ट्स एक बहुत ही प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता था, और उन्होंने पूरे मार्शल आर्ट्स की जो फिलॉसफी थी उसको चेंज किया इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, और कैसे वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते थे और माइंड को उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया. तो ये हमारा जानना जरूरी है कि ये जो फिलॉसफी है जो ब्रूस ली की 1960s में बनी थी, वो आज हमारे लिए सब लोग सोच रहे होंगे वो किस तरह से रेलेवेंट है. तो एक्चुअल में जो इस समय जो पूरी वोलेटाइल वर्ल्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे रिलेटेड हम बातचीत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उस वोलेटाइल वर्ल्ड में क्योंकि अलग अलग तरह की सिचुएशन आती हैं और अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी आपको यूज करनी पड़ती है टू बी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल. मतलब यदि हमें हमारी एक ही स्टाइल है, हम एक ही तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कुछ पीरियड में वो इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट हमारा वर्क करता है, बट कुछ पीरियड में वर्क नहीं करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है मार्केट में या ओवरऑल ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है. तो ब्रूस ली से की जो फिलॉसफी है उससे हमारी अपनी फिलॉसफी बहुत प्रभावित है इन्वेस्टमेंट की, और वो आगे प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम उस फिलॉसफी को कैसे यूज़ करके क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में उस पर वर्क करते हैं, कैसे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में उस फिलॉसफी को यूज़ करते हैं. और उससे पहले ये डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्चुअल में जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इस फिलॉसफी को यूज़ कर रहा है, मतलब
समय के हिसाब से जो अपनी फिलॉसफी को चेंज करता है, या फिलॉसफी तो उसकी एक है कि मुझे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है, एक अच्छा रिटर्न क्लाइंट को देना है, ये तो उसका ऑब्जेक्टिव है। बट उसकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि जिस तरह की सिचुएशन होगी उस तरह की सिचुएशन में मैं उस तरह का इन्वेस्टमेंट करूंगा, और एंड रिजल्ट है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो कौन से वो मैनेजर्स हैं, किस तरह की उन्होंने स्ट्रेटेजी यूज की हुई है, उनका पिछले 10 साल का सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है इस पूरे वोलेटाइल मार्केट में। और जो नॉर्मली इस समय क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, आज तो मार्केट ऑल टाइम हाई हुआ, सेंसेक्स 72,500 हुआ। तो ये ऑल टाइम हाई में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोचते हैं कि हम थोड़ा बाद में मार्केट करेक्ट होगा तो कर लेंगे, और या फिर इलेक्शन होगा तो कर लेंगे। बट वी वांट टू डिस्कस कि whenever the whatever the environment in the world is, there are investment opportunities and there are investment managers who are also knowing, उन्हें भी पता है कि जो हमें पता है कि मार्केट में इस समय इस तरह का एनवायरनमेंट है, और वो अपने पोर्टफोलियो में अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कौन है, वो क्या स्टाइल यूज कर रहे हैं, किस तरह से वो मार्केट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को चेंज करते हैं, और किस तरह से इन्वेस्ट प्रो आपके पोर्टफोलियोज में जो भी चेंजेस हैं या जो भी एलोकेशन ऑफ फ्रेश मनी है, जो भी आप एसआईपी करते हैं, लमसम आप एलोकेट करते हैं, तो उसको किस तरह से आपसे बातचीत करके किस तरह से उसको एलोकेट करते हैं कि मार्केट का जो इम्पैक्ट है डाउन साइड का वो कम रहे, और अपसाइड का इम्पैक्ट, अपसाइड की जो पॉजिटिवनेस है हमें मिल जाए। तो वो हम आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड देन I would like to have questions from the guests that you can ask me. So topic is success mantra for growth investing in a volatile world. यदि हम पिछले एक डेकेड को देखें तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा वोलेटाइल कुछ इवेंट रहा है जिसने मार्केट को अप डाउन साइड या डाउन साइड में वोलेटाइल बनाया है। तो 2013 से यदि हम शुरू करें तो 2013 में ग्लोबल इंटरेस्ट रेट सितंबर में, एक्सक्यूज मी, 2% एक साथ ही राइज हुआ इंडिया में। और यदि किसी को याद हो, यदि कोई बैंकिंग में हो तो उसको याद होगा कि रघुराम राजन को बहुत ही इमरजेंसी में तलब किया गया उनको गवर्नर बनाने के लिए आरबीआई का। तो ये था कि कंट्री क्राइसिस में हो गया था, रातों रात 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है कि उस समय जो डेट फंड्स थे और जो लिक्विड फंड्स जो कि सेफ माने जाते हैं वो भी रातों रात नेगेटिव हो गए थे। तो वो एक क्राइसिस था जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट सितंबर 2013 में बहुत ही पुअर पोजीशन में था। फिर 2014 में जनरल इलेक्शंस हुए तो मार्केट एकदम तेजी से आगे बढ़ा। बट 2015 में गल्फ ऑयल क्राइसिस हुआ। यदि किसी को याद हो, जो उसको ट्रैक करता हो, कि जो क्रूड ऑयल था वो $100 से $27 तक आ गया, और गल्फ में क्राइसिस हो गया कि इतना यदि कम क्रूड का रेट हो जाएगा तो जो गल्फ में खर्चा करते हैं, जो भी वो अपने लोगों को फ्री देते हैं या जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वो करा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2015 के एंड में और 16 के जैन फेब में इंडिया में भी सेंसेक्स 30,000 से 22,500 पे आ गया था, मतलब 25% करेक्ट हो गया वो विद इन 6-8 मंथ्स। उसके बाद 2016 डेमोनेटाइजेशन, एवरीबॉडी रिमेम्बर्स दैट, नवंबर 2016 में हुआ। 2017 में जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, तो वोलेटिलिटी रही क्योंकि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स थी। 2018 में आईएलएफएस और डीएचएफएल का क्राइसिस हुआ, जिससे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री 2-3 साल तक फिर क्राइसिस में रही। 2019 में जनरल इलेक्शंस इंडिया में हुए, उसकी वजह से वोलेटिलिटी थी, और उसी टाइम पे ब्रेक्सिट भी प्ले हुआ यूके में, जो उन्होंने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग किया। तो दैट ऑल्सो क्रिएटेड वोलेटिलिटी इन द वर्ल्ड। 2020 में हमने देखा, सभी जानते हैं कि देयर वाज अ कोविड फर्स्ट वेव इन 2020, एंड देन 2021 में अगेन सेकेंड वेव ऑफ कोविड रही थी। अगेन मार्केट में सभी जानते हैं कि सेंसेक्स 42,000 से 25,800 आ गया था, विच वॉज लाइक अ 40% ड्रॉप विद इन 1.5 मंथ्स फेब 20 में। और 21 अप्रैल में जून, जो कि
कोविड की सेकेंड वेव थी, विच वॉज रियली रियली बैड वेव, वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। तो उसमें भी मार्केट वोलेटाइल रहा। उसके बाद 2022 में रशिया यूक्रेन वार, एवरीबडी रिमेंबर्स बिकॉज इट इज़ वेरी रिसेंट। और अभी 2023 में जब यूएस और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट राइज हुए, तो उससे जो इंटरनेशनल मार्केट डाउन हुआ, उसका असर इंडियन मार्केट्स में मार्च में आया। और उससे पहले यदि हम जाएं तो जून 22 में था, उसके बाद मार्च 23 में था, और उसके बाद मार्च 23 में एक बार वो जून में भी बहुत मेजर करेक्शन नहीं था, बट जून में भी जो वो इंक्रीज हो रहा था वो थोड़े टाइम के लिए रुक गया। तो दिस डेकेड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज कि जो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है एज एन इन्वेस्टर कि वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत है, इस समय वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत है। हम इस स्लाइड से सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वोलेटिलिटी मार्केट का पार्ट है और हर साल होती है। कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होती है। मतलब वोलेटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द मार्केट प्रोसेस। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अभी अब हम आज इन्वेस्ट करें और 2-3 साल तक कोई वोलेटाइल इवेंट नहीं हो। मतलब वो एक तरह से हम ऐसी चीज मांग रहे हैं कि जो कि प्रैक्टिकली इतने बड़े वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं होती है। 220 प्लस कंट्रीज हैं, कहीं ना कुछ क्राइसिस किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहता है। और वो क्राइसिस न्यूज़ के फॉर्म में हमारे पास आता रहता है, मीडिया के थ्रू हमें फीड होता रहता है। और एक अजीब सा डर पूरे टाइम हमारे माइंड में बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। बट द फैक्ट इज कि डेस्पाइट ऑल दीज 10 years, despite COVID first wave, second wave, despite banking crisis for 2.5 years in India, despite demonetization, इस सबके बावजूद भी जो मार्केट 18,000 पर था 2013 में सेंसेक्स, आज वो 72,000 है। मतलब 10 साल में सेंसेक्स खुद 4 times हो चुका है, विच इज लाइक अ 15% रिटर्न ऑन द सेंसेक्स इटसेल्फ। तो जब सेंसेक्स खुद ही 15% बढ़ गया है, तो वी लुक दैट कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं, दे ऑल्सो शुड बी एबल टू गिव अस 15, 16, 17% काइंड ऑफ रिटर्न ओवर द पीरियड। तो एज एन इन्वेस्टर इस स्लाइड से क्या बॉटम लाइन है कि वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन मार्केट जो कि पूरा कंट्री का, पूरी जीडीपी का, पूरी कंट्री की ग्रोथ का एक डेमोन्स्ट्रेटर है, वो जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता रहेगा तो वो मार्केट भी ऊपर जाता रहेगा। और हर साल कोई ना कोई वोलेटिलिटी का पॉइंट आएगा, कभी मार्च में आएगा, कभी अगस्त में आएगा। बट दैट शुड नॉट डेटर अस कि हम उसमें फिर हम ये सोचें कि अब इन्वेस्टमेंट अब भी हम नहीं करेंगे। वोलेटिलिटी रहेगी, और वोलेटिलिटी केवल हमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी देती है। और इनमें काफ़ी सारी वोलेटिलिटी पीरियड ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग हम डाउन साइड की भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड की वोलेटिलिटी रही है। कोविड का जो फर्स्ट वेव था उसमें भी मार्केट मार्च में डाउन हुआ और अप्रैल से बढ़ना शुरू हो गया। तो यदि मार्च में हम 10-15 दिन चूक गए इन्वेस्ट करने से, तो जो डाउन साइड मेन मार्केट का था वो हमारे हाथ से निकल गया। तो वोलेटिलिटी यदि होती भी है तो पीरियड्स आर वेरी शॉर्ट, and sometimes we are able to capture some part of that, but उस volatility की वजह से इन्वेस्टमेंट हमें अपना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। दैट इज वी वांट टू हाईलाइट बिकॉज मार्केट हैज ग्रोन डेस्पाइट ऑल दीज वोलेटाइल इवेंट्स। इस सब का इम्पैक्ट क्या होता है वोलेटिलिटी का, कि जो मार्केट साइकिल्स हैं वो छोटी हो गई हैं। मेरे ख्याल से इस कॉल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टॉक इन्वेस्टिंग डायरेक्टली करते होंगे, डायरेक्ट शेयर्स खरीदते होंगे। एंड यू वुड हैव नोटिस्ड इन योर पोर्टफोलियो, यदि आप गौर से अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे या आप स्टॉक्स को ट्रैक करते होंगे, तो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि एक स्टॉक 3 महीने में डबल हो जाता है, और यदि आपने उसको बाई चांस सेल नहीं किया तो वो 2 महीने बाद हाफ भी हो जाता है। मतलब 100 रुपए का शेयर 200 हो जाएगा, उसके बाद फिर वो 120 पे आ जाएगा। सो द मार्केट साइकिल्स, इवन द स्टॉक साइकिल्स हैव बिकम शॉर्ट। तो जो यहाँ पे चीज दिखाई जा रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स है, ये छोटे हैं, दिखेंगे नहीं एकदम से। बाद में आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो से आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे ये सारे एक एक साल के इवेंट्स हैं, और आप देखें तो हर साल प्लस माइनस कुछ ना कुछ ये ग्रीन चार्ट में होता रहता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो लीनियर चल रहा हो कि बस अब ये ऊपर ही जाएगा, अब ये नीचे नहीं जाता। तो जो मार्केट साइकिल्स हैं वो रहती है, और मार्केट साइकिल से भी ज्यादा छोटी स्टॉक की साइकिल होती है।
तो देर आर सेवरल स्टॉक इन्वेस्टर्स विच वी टॉक विद, और उनका यही कहना होता है कि मेरा शेयर बढ़ता है, वो घट भी जाता है, मैं उसको बेच नहीं पाता, समझ में नहीं आता। तो एंड में रिजल्ट देखते हैं 1 साल बाद तो थोड़ा बहुत रिटर्न आया होता है, बट ऐसा नहीं है कि यदि हम 20% 30% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे टोटल पोर्टफोलियो पे तो वो आ जाए, क्योंकि स्टॉक की जो साइकिल है वो खुद मार्केट में बहुत छोटी हो गई है। तो आप कभी भी न्यूज़पेपर उठाएंगे तो देखेंगे, अभी जैसे 2 दिन पहले पॉलीकैब 20% गिर गया, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन वो एक ही दिन में 20% गिर गया। तो ये जो साइकिल है स्टॉक की कि 20% गिर जाता है या एक महीने में ही 50% गिर जाता है। अदानी स्टॉक्स को कौन भूल सकता है, पिछले साल जनवरी में वो 10-15 दिन में ही 40-50% उसका शेयर प्राइसेस उसके करेक्ट हो गए। तो जिन अदानी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया था क्लाइंट्स के लिए, वो सडनली देखा कि वो विद इन 10 डेज हाफ रह गया। तो जो स्टॉक साइकिल्स हैं दैट हैव बिकम वेरी शॉर्ट, मार्केट साइकिल तो खुद ही शॉर्ट हो गई है और स्टॉक साइकिल और भी शॉर्ट है। तो ऐसे टाइम पे ये एज्यूम करना कि मेरा कंसिस्टेंट रिटर्न बनता रहे या मैं जब भी पैसा लगाऊं वहां से पैसा बन जाए, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट इजी और पॉसिबल। अब इन सब शॉर्ट साइकिल मार्केट साइकिल का इम्पैक्ट क्या आता है, विच इज कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे अफेक्ट होता है, वो सबसे पहला तो ये होता है कि जो रिटर्न्स है वो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट साइकिल शॉर्ट है। कभी भी मार्केट कोई भी खबर आ जाती है गिर जाता है, तो और कभी भी वो बढ़ जाता है, तो जो हमारा रिटर्न है हमें लगता है कि अब ये 15% आ गया है तो ये बने रहना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी करेक्शन होगा तो हमारा रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो एक तो रिटर्न्स इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, दूसरे अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। इनकंसिस्टेंसी ये है कि वो लगातार सेम नहीं रहता। अनप्रिडिक्टेबल ये है कि मैं सोच रहा था कि 15% रिटर्न आएगा, लेकिन पता चला कि मेरा रिटर्न 5% ही रह गया है। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी है तो रिटर्न प्रिडिक्ट करना इतना इजी उसमें रहता नहीं है, और लगातार हाई लो बने रहते हैं। मतलब मेरा स्टॉक पता चला कि पिछले 2 साल में 2 बार वो 52 वीक हाई होगा, और फिर 2 बार वो 20-30% गिर भी गया होगा। तो बार बार हाई और लो मार्केट का और स्टॉक का दोनों का होता है। तो यदि हम उसको उस पर यदि हम बाय करके उसको होल्ड कर रहे हैं और उस पर एक्शन नहीं है, तो ये रिकरिंग जो हाईज एंड लोज हैं, ये एक स्टॉक के दूसरे स्टॉक से कंपनसेट होते रहते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिकली बनता नहीं है। वेटिंग पीरियड लॉन्ग हो जाता है। हमने सोचा था 2 साल में रिटर्न बनेगा, लेकिन पता चला इतनी मार्केट वोलेटिलिटी है कि वो 2 साल की जगह मेरा रिटर्न 3 साल में या 4 साल में मेरी वो वैल्यू बन रही है। और इन सब का कॉम्बिनेशन ये है, पहले 4 पॉइंट का, कि यदि मैंने अपने लिए कोई गोल प्लान कर रखा है अपनी फैमिली के लिए कि मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या किसी भी पर्पज से घर में डाउन पेमेंट करने के लिए चाहिए, तो यदि ये मेरे इन्वेस्टमेंट ही अनप्रिडिक्टेबल है और उसका रिटर्न ही प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो मैं अपने किसी गोल के लिए उस इन्वेस्टमेंट को प्लान नहीं कर सकता। मैं एक स्पेयर इन्वेस्टमेंट की तरह तो यूज कर सकता हूँ इस तरह की सिचुएशन में, बट मेरे जो इन्वेस्टमेंट हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, इनकंसिस्टेंट हैं, मैं अपनी गोल प्लानिंग में उनको यूज नहीं कर सकता। तो ये जो इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, वो वोलेटाइल मार्केट्स के बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हमारी वैल्यूज को बनाते हैं। तो अब यहाँ पर जहाँ से हमने शुरू किया था कि द फिलोसफी ऑफ ब्रूसली की, भाई जैसी सिचुएशन है वैसे काम करो, ओपोनेंट जिस तरह का है उस तरह से एक्ट करो, जिस तरह का एनवायरनमेंट है उस तरह की आप टेक्निक यूज करो। आप ये फिक्स मत करो कि मैं यही टेक्निक यूज करूंगा, क्योंकि हो सकता है आपके ओपोनेंट वही टेक्निक आपसे बेटर जानता हो, तो उसके लिए फिर आप कोई दूसरी टेक्निक यूज करोगे। तो जो अब जो अब मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज गेटिंग सक्सेसफुल, विच इज कंसिस्टेंटली प्रूविंग टू बी सक्सेसफुल, इट इज डायनेमिक मनी मैनेजमेंट। तो डायनेमिक मनी मैनेजमेंट की एंट्री है जो हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। और जो एक बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है कि मैंने आज रिलायंस ले लिया और मैं 3 साल उसको लेके बैठा रहूंगा और मेरे पैसे बन जाएंगे, वो स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रही है मार्केट के अंदर। तो यदि हमने 5 साल पहले या 3-4 साल पहले हमने HDFC का शेयर लिया है, जो कि 4 साल पहले हर कोई उसको अपने पोर्टफोलियो में लेता था, या यदि 3.5 साल पहले अगस्त में हमने रिलायंस का शेयर लिया है 2020 में, तो ये 3, 3.5, 4 साल में स्टॉक प्राइसेस एक्चुअल में हिले नहीं है। 5-10% 15% स्टॉक प्राइस चेंज हुआ होगा, वो भी 4-4 साल के पीरियड में।
तो जो सो कॉल्ड ब्लू चिप स्टॉक्स रहे हैं, दे आर वेरी गुड कंपनीज. सो डिस्क्लेमर इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू कमेंट ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक या उसकी वैल्यू. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे इसकी जो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है, कि मैंने एक आज अच्छा स्टॉक ले लिया, एक अच्छी कंपनी ले लिया, मैं लेके रहूंगा तो मेरे 15-20-25% रिटर्न बन जाएंगे. दैट इज नॉट हैपनिंग. तो यदि किसी क्लाइंट ने कोटक बैंक, HDFC बैंक, PVR और हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस, जो कि सारी अच्छी कंपनीज हैं, ऑल ब्लू चिप कंपनीज, यदि इन 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया होगा तो प्रोबेबली आज उसका रिटर्न 2% भी नहीं है पिछले 4 साल में. सो and all these are very good companies. So the point is that buy and hold actually is not working. It is working. It is working for investment managers, लेकिन वो phases में वर्क कर रहा है. जिस पीरियड में वो स्टॉक चलते हैं उस पीरियड में वो वर्क करता है, जिस पीरियड में वो स्टॉक नहीं चलते हैं उस पीरियड में वो वर्क नहीं करता है. उससे क्या हो रहा है कि जो भी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, वो फेजेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फेजेस में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. वेयरएस जो स्टाइल पिछले पूरे डेकेड में, पिछले 13-14 साल में कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल रहा है, दैट हैज बीन डायनेमिक मनी मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज डायनेमिक मनी मैनेजमेंट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी. डायनेमिक का मतलब है कि समय के साथ चेंज होना हो सकता है. तो जो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फंड्स में, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मैं लार्ज कैप ओरिएंटेड करूंगा, कोई है वो कहता है मैं स्मॉल कैप ओरिएंटेड करूंगा. तो सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सबका अपना अपना स्टाइल है. तो whichever funds have actually invested in last 10-12 years across market caps, small mid large depending upon the scenario, कि यदि large अच्छा है तो large में ज़्यादा एलोकेशन, small mid में अच्छा है तो small mid में ज़्यादा एलोकेशन. तो उन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने, उन प्रोडक्ट्स ने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट दी है. अभी मैं यहाँ पर अगेन हाईएस्ट रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट रिटर्न स्मॉल कैप ने बनाया हो, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पुअर रही है उस पूरे पीरियड में. उसमें 35-40% का ड्रॉ डाउन भी अलग अलग टाइम पर उस कैटेगरी में हुआ है, तो उसको मैं कंसिस्टेंट नहीं बोल सकते हैं. सो इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैप जिन्होंने किया है वो कंसिस्टेंट रहे हैं और रिटर्न्स भी अच्छे रहे हैं, जैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं. इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक्स, तो यदि आपको थोड़ा बहुत इक्विटी का आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ग्रोथ स्टॉक सुने होंगे जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं. फिर वैल्यू स्टॉक सुने होंगे कि हाई वैल्यू कंपनीज होती हैं जो चीपर प्राइस पे अवेलेबल होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स. तो कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कहते हैं हम ग्रोथ स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कहते हैं हम वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं. और जब ग्रोथ का पीरियड आता है तो ग्रोथ वाले बहुत अच्छा करते हैं, जब वैल्यू का पीरियड आता है तो वैल्यू वाले बहुत अच्छा करते हैं. तो और जब इनका पीरियड नहीं होता है तो दे डू एक्चुअली वन ऑफ देयर फंड, दीज फंड्स आर द वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स. तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल रहे हैं पिछले 10-12 साल में, दे हैव इन्वेस्टेड अक्रॉस ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक्स ऑल्सो. तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ग्रोथ में करेंगे वैल्यू बिल्कुल नहीं लेंगे, या वैल्यू में करेंगे ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेंगे. दे हैव बीन फ्लेक्सिबल टू एक्चुअली इन्वेस्ट अक्रॉस ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक्स. फिर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स, तो देर आर सम फंड मैनेजर्स व्हेन वी मीट दे डिस्कस दैट यू नो दे लाइक सर्टेन सेक्टर्स, दे डोंट लाइक सर्टेन सेक्टर्स. कि नहीं ये सेक्टर में तो उतना पैसा पिछले 10-15 साल में बना नहीं है तो हमें ये सेक्टर पसंद नहीं है. जैसे बहुत लोगों को PSU सेक्टर, जो PSU कंपनीज है वो पसंद नहीं थी, बट पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया PSU कंपनीज ने. तो जिन लोगों को PSU पसंद नहीं था और वो अपने आप को ट्यून नहीं कर पाए, उनके फंड्स के की ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 साल में. बट जिनको इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी थी, जिनके माइंड में कि नहीं PSU भी यदि सही वैल्यू पे और PSU ग्रो कर रहा है और हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ दे इन्वेस्टेड देयर फंड्स हैव डन मच बेटर. देन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ज्योग्राफीज, तो कुछ फंड्स ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है और इंटरनेशनल में भी इन्वेस्ट किया है एट टाइम्स और एज अ एलोकेशन. तो दे हैव डन कंसिस्टेंटली वेल. एंड देन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एसेट क्लासेस, तो जो प्रोडक्ट्स या जो इन्वेस्टमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, दे हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड अक्रॉस डेट, इक्विटी, गोल्ड. तो सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट नहीं किया है कुछ फंड्स ने, उन्होंने गोल्ड में अलग अलग टाइम पर रैली आई है पिछले 3-4 साल में, तो उन्होंने गोल्ड की रैली को यूज किया है. पिछले 1.5 साल में ही गोल्ड में 3 रैली आई 20% की. ये बात अलग है कि उसके बाद गोल्ड करेक्ट हो जाता है फिर अगली रैली आती है, बट
these investment managers or products have been able to use the gold rally every time it has happened. तो उन फंड्स ने, उन इन्वेस्टमेंट्स ने, उन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने थोड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, एंड द रिटर्न्स हैव बीन गुड विद लेसर वोलेटिलिटी. सो इन नटशेल डायनेमिक मनी मैनेजमेंट ने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इसको यूज कर रहे हैं और जिन प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं, तो अक्रॉस द टाइम पीरियड्स दे हैव डन कंसिस्टेंटली वेल. थोड़ा बहुत कोई शॉर्ट पीरियड आ सकता है 2 महीने का, 6 महीने का, जिसमें उन्होंने ठीक नहीं किया हो, विच इज पॉसिबल. बट ऐसा नहीं है कि लगातार 2 साल तक इन्वेस्टमेंट के अंदर रिटर्न नहीं है या पुअर रिटर्न दिख रहा है, ऐसा उन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं हुआ है. सो इफ यू लुक एट, मतलब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा ऐसे कौन है, तो all our investors would be having folios in Mirae Asset Mutual Fund. It has been the most consistent mutual fund house as a house, all the schemes for last 10-12 years. तो consistent returns clients के रहे हैं, और आपके भी पोर्टफोलियो में मोस्ट प्रोबेबली होगा, और जो रिटर्न्स है वो उसके अंदर काफी कंसिस्टेंट और स्टेबल और अट्रैक्टिव रिटर्न्स रहे हैं. पराग पारिक, दो दे हैव वेरी लिमिटेड स्कीम्स, बट देयर फ्लेक्सी कैप हैज डन वेरी वेल over this period, over last 8-10 years. It is one of the most consistent funds. Kotak Mutual Fund as a house has done pretty well. आपके फोलियो में होगा तो आपको पता होगा. And then recently for last 3 years, a new AMC has come up, young AMC, which is Quant Mutual Fund. Again, lot of portfolios would be having this fund, and they are they are the most probably dynamic money managers in India right now. तो उनका जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, it is more dynamic than any other fund house. तो मेरे पराग पारिक, कोटक, ये सब डायनेमिक हैं, but Quant takes it to a different level. So there have been other AMCs. बाकी इसके अलावा भी 40 AMCs हैं इंडिया में, उनके भी फंड्स ने अच्छा किया है अलग अलग टाइम पे. बट एज अ फंड हाउस या एज अ पूरा प्रोडक्ट कैटेगरी, दे हैव नॉट डन कंसिस्टेंटली वेल. तो HDFC के फंड्स ने अच्छा किया है, but there was a long period between 2012 and 2018, 19, 20, till in this 6-7 period, HDFC funds, only small cap, mid cap perform, but other fund did not perform. So there have been other like L&T was there, Birla has been there, ICICI is one fund which has been consistent, but उसके funds ने उस तरह का attractive return नहीं दिया जिस तरह का मेरे या पराग पारिक ने दिया है. So consistent returns with attractive returns, these are the AMCs which have done a good job by actually managing the money in a very dynamic manner. अब क्वेश्चन आता है कि ये सब तो ठीक है, फिलॉसफी चेंज कर लेते हैं, फंड मैनेजर कर लेते हैं, बट मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या, मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, मेरा पोर्टफोलियो डाउन तो नहीं हो जाएगा मार्केट गिरा तो. सो द पॉइंट इज कि व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम अस इज दैट यू हैव द इन्वेस्ट गुरु एडवांटेज. मतलब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा जो हम कर रहे हैं, और इसीलिए ये वाला सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एज एन इन्वेस्ट गुरु वी फॉलो दिस फिलॉसफी कि जिस तरह की सिचुएशन है, वातावरण है, जो क्लाइंट की नीड है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट एलोकेशन होना चाहिए. तो देर आर पीपल हु थिंक दैट कि स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है तो मैं स्मॉल कैप में ही करूंगा. किसी को ये है कि मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है तो मैं डेट फंड में करूंगा या बैंक FD करूंगा, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करूंगा. सो वी डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर मेथड की नहीं मैं इसी जगह इन्वेस्ट करूंगा. इन्वेस्ट गुरुज आइडिया इज दैट एक्चुअली वी नीड टू आइडेंटिफाई द वर्सेटाइल फंड हाउसेज एंड द स्कीम्स. जो भी क्लाइंट की नीड है उसके बेसिस पे जो वर्सेटाइल फंड हाउस है और जो स्कीम्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें. उसका एडवांटेज क्या है कि यदि आपको वर्सेटाइल फंड हाउसेज और स्कीम्स पता है तो आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन फिर जो हम करेंगे क्या करते हैं वो मार्केट वैल्यूएशन के बेस पे होता है. तो मार्केट में आज वैल्यूएशन कहाँ पर रिलेटिवली चीपर है. अब हमें अगेन डिस्क्लेमर ये है, हमें ये नहीं मालूम कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, बट what you can make out from past data and from the current ratios is कि अच्छा ये वाला पार्ट मार्केट में थोड़ा रिलेटिवली चीपर लग रहा है, यहाँ अगले 1-2-3 साल में पैसा बनता हुआ ज्यादा लग रहा है. अभी वो बनेगा या नहीं बनेगा नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग बेटर मनी एंड कंसिस्टेंट मनी जिस पार्ट में भी है उस पार्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो जब हम मार्केट वैल्यूएशन देखते हैं और वर्सेटाइल फंड हाउस या स्कीम देखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है. फिर तीसरा जो इन्वेस्ट गुरु का एडवांटेज है, जो आप
अलग अलग टाइम पर देखेंगे यदि पोर्टफोलियोज को ध्यान से, कि वी इन्वेस्ट अक्रॉस फंड कैटेगरीज एंड फंड हाउसेस। तो एक ही फंड हाउस के साथ हमारा 80% इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बहुत लोग जो हम देखते हैं कि जो जैसे किसी बैंक में उनका अकाउंट है, तो कोई बैंक का आरएम उनका उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना देता है। जब लोग हमसे मिलते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि ऑलरेडी किसी का कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो वी सी कि जिस बैंक के जो फंड्स हैं वो 80% क्लाइंट के पास वही फंड्स होते हैं। तो यदि बैंक एबीसी है और उस एबीसी का यदि म्यूचुअल फंड है, तो उस क्लाइंट का 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो एबीसी के ही फंड्स में होगा। यदि वो एक्स वाई जेड बैंक है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है 80% वो एक्स वाई जेड बैंक के जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसके अंदर होगा। तो वी डू नॉट फॉलो दिस मेथड कि नहीं एक ही फंड हाउस के साथ हमें सारा इन्वेस्टमेंट करना है या एक ही फंड कैटेगरी में करना है। तो ऐसा नहीं है कि यदि मल्टी कैप हमें पसंद है तो हम सारा इन्वेस्टमेंट ही मल्टी कैप में करेंगे, क्योंकि द मार्केट सिचुएशन में भी सच कि हमें लार्ज कैप में यदि ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो मल्टी कैप कैटेगरी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर 50% ही लार्ज कैप हो सकता है। So, depending upon the market situation, we are open to fund categories. We can go to pure equity fund. We can go to hybrid fund like multi-asset. We can even go to equity savings fund. We can even go to liquid fund for systematic transfer. हो सकता है कि आज आप लमसम इन्वेस्ट करें तो हम सारा इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके उसको लिक्विड में इन्वेस्ट करके उसकी वीकली एसटीपी करें, मतलब ओवर द पीरियड उसको इन्वेस्ट करें। So we are very open to investing across fund houses and fund categories. जिस फंड हाउस की जो स्ट्रेंथ है, जिस कैटेगरी में जिस फंड हाउस की स्ट्रेंथ है, उसकी उसी कैटेगरी का उसका फंड सेलेक्ट करना हमारा रोल होता है। देन जो हम करते हैं वो है कि नॉर्मली हम एसआईपी सोचते हैं कि 5-10 साल की कर रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आप तो 10 साल की एसआईपी करते हैं ऑब्वियसली माइंड में। बट व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कीपिंग द एसआईपी ड्यूरेशन इन अ पर्टिकुलर फंड फॉर 1 or 2 years। वो क्यों? क्योंकि 1 or 2 years में मार्केट के यदि वैल्यूएशन चेंज होंगे तो इट इज पॉसिबल दैट वी मे चेंज द एसआईपी फंड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नया फंड लेंगे, लेकिन यदि आज जैसे अभी स्मॉल कैप की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा साइड पे है, तो अभी जो भी एसआईपी स्मॉल कैप की हम नॉर्मली रिन्यू कर रहे हैं वो हम मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप साइड पर नॉर्मली उसका रिन्यूअल हो रहा है, बिकॉज फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू द स्मॉल कैप्स आर स्लाइटली कॉस्टली। सो एसआईपी का ड्यूरेशन लिमिटेड रख के इन्वेस्टर की रिस्क को ऑलरेडी कम किया जाता है, क्योंकि ऐसी एसआईपी नहीं है कि 10 साल तक सेम एसआईपी चलेगी, तो मार्केट कितना भी महंगा होता जाए मेरा फिर भी एसआईपी का पता चला एलोकेशन महंगे मार्केट में हो रहा है, तो जब मार्केट गिरेगा तो मेरी एसआईपी की वैल्यू भी उतनी तेजी से गिरेगी। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए एसआईपी की ड्यूरेशन लिमिटेड रखी जाती है। इस पे हमारा एफर्ट रहता है हमारी टीम का, क्योंकि हर साल 2 साल में एसआईपी मैच्योर हो रही है, तो वी हैव टू कॉल यू, वी हैव टू डिस्कस कि अच्छा हम अब यहाँ एलोकेशन कर रहे हैं। तो दैट इंक्रीजेज आवर वर्क, बट दैट इज हाउ वी वांट टू डू, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड इन योर पोर्टफोलियो। हम उसको एग्जैक्टली डाउनसाइड को कितना रोक पाएंगे हमें नहीं पता, बट वी वांट टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाउनसाइड। एंड देन वैल्यू एसआईपी की जो मार्केट की वैल्यू है उसके बेसिस पे एसआईपी का नए का एलोकेशन करें, जहां सस्ता मार्केट है वहां ज्यादा एलोकेशन करें। सेम चीज एसआईपी वाला लमसम्स के लिए एसटीपी डायनेमिक एसटीपी करके करते हैं कि यदि हम हमारा टाइम होराइजन है, हम कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वी विल पुट मोर मनी इनटू सेफ रिलेटिवली मॉडरेट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स। यदि हम और एग्रेसिव होना चाहते हैं, हम अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं 4-5 years पे, तो वी मे गो फॉर एसटीपी फॉर स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन बट मे बी इन अ मोर एग्रेसिव फंड। तो एग्रेसिव फंड्स में लंबी एसटीपी करके, जो मॉडरेट फंड्स है उसमें छोटी एसटीपी करके, तो वी कीप दैट इन माइंड कि क्लाइंट की नीड क्या है, उसके पास कितना टाइम होराइजन है, उसका एक्सपेक्टेशन किस तरह के रिटर्न का है, उसके बेसिस पे ही एसटीपी का ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में क्लियर है कि एसटीपी हमने 3 महीने की करनी है, तो 10 क्लाइंट आए अलग अलग नीड के लिए तो हमने सबकी 3 महीने की एसटीपी कर दी। दैट इज नॉट व्हाट वी डू। We keep the STP duration also dynamic depending upon the need of the investor and depending upon the market situation. एंड देन ऐसा नहीं है कि हम सारा कंजर्वेटिव ही करना चाहते हैं। वी टेक एग्रेसिव कॉल्स व्हेन वैल्यूएशंस आर फेवरेबल। तो यदि आप ध्यान करें, हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 27 अक्टूबर को हुई थी पिछले साल, और उस दिन मार्केट 63,700 था। एक्चुअल में 26 अक्टूबर को 63,100 था।
तो अक्टूबर से अभी तक वो 63,500 से वो एक्चुअल में 72,500 हो गया, विच इज लाइक ऑलमोस्ट अ 9,000 पॉइंट जंप इन द मार्केट, विच इज लाइक 14%। तो हमने वो मीटिंग उस टाइम इसीलिए की थी कि वैल्यूएशंस इन लार्ज कैप्स आर वेरी फेवरेबल, एंड वी इफ वी वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स देयर इज नो पैनिक विच एनीबडी नीड्स टू डू। उससे पहले जो हमने मीटिंग की थी वो मार्च में की थी, अगेन द मार्केट्स वर वेरी फेवरेबल। सो व्हेनेवर द मार्केट्स आर फेवरेबल, वेयरएवर वी फील कि अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो वी टेक एग्रेसिव एलोकेशन, वी आर नॉट शाय ऑफ दैट। एंड देन लास्टली एलोकेशन इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। मतलब यदि आपका ड्यूरेशन 5 ईयर्स है इन्वेस्टमेंट का, 10 ईयर्स है, आप बच्चों के लिए रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वी विल चेंज आवर स्टाइल अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स है या 1 ईयर है तो एक ही जगह नहीं डालेंगे पैसा। तो फॉर 10 ईयर्स वी मे पुट इन फॉर मोर ग्रोथ, फॉर मे बी 2-3 ईयर्स वी मे बी मॉडरेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यू हैव, आवर टीम एक्चुअली एलोकेट्स द मनी। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि मनी का एलोकेशन आपका किया जाता है। सो एज एन इन्वेस्टर इफ यू हैव एनी टाइम दिस इन माइंड कि अभी मार्केट बढ़ गया है, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो मार्केट ये बढ़ा है, ये हमारी जो भी परचेज रही होगी वो इतनी रीजनेबल वैल्यू पे रही होगी कि यदि 2-4-5% मार्केट गिरता भी है तो डेफिनेटली आपका पैसा कुछ तो कम होगा, वो अंडरस्टूड बात है, लेकिन उस तरह से कम नहीं होगा कि मतलब पूरा क्रैश ही हो गया टाइप से। और यदि मार्केट वो डाउन भी होता है तो अगेन इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इफ वी हैव सम अदर मनी टू इन्वेस्ट, फ्रेश मनी टू इन्वेस्ट। तो when the markets are high, do not worry about that they are getting high, and even if they are low, do not worry, because if there is any money of yours in liquid fund या equity savings fund, and if the market is down, we will come back for allocation of that कि ये अच्छा टाइम है हमारा लगाने का। और यदि कभी बहुत मार्केट तेज है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप उस समय नया एलोकेशन करेंगे या जो पुराना भी चल रहा होगा उसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परचेस प्राइस इतनी रीजनेबल होगी कि यदि वो बढ़ के थोड़ा बहुत घटेगा भी तो आपका हो सकता है 15% का रिटर्न 13% बन जाए। बस ऐसा नहीं है कि 15 का रिटर्न 0% पे आ जाएगा। सो वेदर द मार्केट्स आर हाई और वेदर द मार्केट्स आर डाउन, you don't have to worry really about your portfolios for short duration, because we are doing lot of things while we are creating the portfolios and while we are allocating the new money. तो एक तो हम अपनी साइड से जो चीज़ें कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट यू कैन सी इन योर ऑल पोर्टफोलियोज कि मार्केट यदि 4-5% बढ़ा है पिछले 6 महीने में तो इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज हैव इंक्रीज मोर देन 5% एक्चुअली, क्योंकि जुलाई में मार्केट 67,500 था, आज 72,500 है। तो मार्केट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 7-8% इन दिस पीरियड, बट आवर पोर्टफोलियोज आर नॉट 7-8% up, they are almost 14-15% up from July. So that tells कि wherever the money is being put, it is put in the right manner and at the right time. तो पहला तो हो गया सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन वर्सेटाइल है, किसकी स्ट्रेंथ स्मॉल कैप में, मिड कैप में, मल्टी कैप में, मल्टी एसेट में, इक्विटी सेविंग्स में। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उस फंड मैनेजर को चूज किया। उसके बाद फिर जो मार्केट वैल्यूएशन है और इन्वेस्टर नीड है उसके बेसिस पे एलोकेशन किया। तो ऑल इन ऑल कॉम्बिनेशन creates a very good opportunity for the investors, not for 1 month or 2 months or 3 months, but for maybe 2 year plus horizon. It gives very good opportunity to investors at all kind of market levels. And that's why we like this quote of Bruce Lee, with which I will end the presentation. To hell with circumstances, I create opportunities. तो जो भी मार्केट में एनवायरमेंट है, आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी, मे बी नॉट दैट आई विल हैव द 15% अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम, लेकिन यदि मार्केट में -10% की सिचुएशन है और मैं यदि +5% भी बना लेता हूँ उस पीरियड में, देन ऑल्सो इट इज लाइक क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो डू नॉट थिंक दैट एवरी टाइम 15% रिटर्न इज द ओनली थिंग। मार्केट में नेगेटिव रिटर्न है और आपका यदि 5% भी रिटर्न है या पॉजिटिव रिटर्न है, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, because when the markets will rise again, your investment will ultimately grow better than the overall market. So with this, I'll end my presentation. Thank you for listening and wishing you prosperity with peace. Thanks for your time and attention. We'll open the session for question answers and request all to, you can come up with anything that you want to ask.
for your portfolio, your investment, whatever. So अभी लोग सर्दी से मेरे ख्याल से बाहर नहीं निकले क्या नॉर्थ के लोग? Hi, Pawan. This is Ashish over here. Yeah, hi Ashish. Good evening. Good evening. Thanks for the entire session. I joined a little late, but quite informative. So thanks for that. Uh, just need your thoughts on that. Like we talked about, the current mid cap and small cap is little on the higher side, and the future SIPs should be moved towards little more conservative in terms of multi-asset or dynamic asset, where because we know that it's already pretty much highly evaluated mid or small cap. So just wanted to understand that once you're looking at the horizon of 10 years, is there a requirement that at some point we should stop small cap once we know that it's already very highly evaluated, or should we continue doing it like for the long term horizon? Right. So, good question. So, first of all, Ashish, when we say, and again I will reiterate, is that small cap and mid caps look slightly higher. It is all relative, okay? And we don't know the future. So maybe the small cap index, which is at 44,000, it may go to like maybe 60 also, I don't know, right? Yes. So first of all, the main thing is that whatever allocation we have done, we have not done in the high markets, right? Whatever No. allocation we did in last 1 year or maybe, year before that. So we may be having good returns in the small caps as of now. So we don't need to do anything on the existing investments, number one. Number two, if we are running our small cap SIPs in those funds, and if we have a 10-year horizon, okay, and if we are not worried at all about the volatility in the market, then there is no need to change anything in the portfolio, okay? But if you think that, okay, like if the SIP is maturing, for example, so when I said, we are reallocating the small cap SIPs, it is not that we are stopping any SIP. We will never do that because, but that small cap SIP may be getting over maybe in 3 months or 6 months or 1 year, okay? So it's not that too much of money will go into, very high kind of market. So the point is that if we are running our SIP, if the client is not bothered at all about 10 years, then I can say with some probability that you will make good money. You don't have to worry about that. But another point is that if an investor is looking that, okay, my SIP is maturing, that is how we look at it, okay? And I will tell you why we look at it like that. That my SIP is maturing in a small cap, it looks slightly costly. So why not to put my money in multi-cap? This is how we are thinking. Because even multi-cap has got 25% small cap and 25% mid-cap minimum. Yes. Okay. So through multi-cap also, I will participate in small cap and mid-cap. Not that I will not participate if there is a upside in the market. Correct? Makes sense. So multi-cap gives me that leeway. Secondly, so multi-cap will give me the upside. There is no problem. A small cap, I can continue. But then, how we think, Ashish, is that when the markets are high, even I am allocating money in the same, category. When the markets are low, even I am allocating in the same category. Then probably I will, for lifetime, I will remain in the same category. Okay. So the point is when do I have a proper diversification in my portfolio? Because if my entire 100% portfolio is a small cap only, then traditionally small caps have seen like 50-60% drawdown also. It may happen once in 5-10 years. But then have we seen that drawdown on a very large money? Okay. So maybe an investor may have seen a drawdown at maybe when he's invested 2 lakh rupees only. But the point is, if your portfolio is 2 CR and in a market down it goes to like say 95 lakhs from 2 CR, then will the investor be happy with that? That is the only question that comes to our mind. That will not the investor say that I was 100% to small cap, वो इतना बढ़ गया आपने तब भी कुछ नहीं किया उसके अंदर. So it is always a dilemma. So obviously it is an investor and a person like us, we can talk one-to-one basis.
बट इन जनरल व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि यदि हम महंगे टाइम पे भी हम कुछ और नहीं लेंगे, तो फिर तो हम एक ही चीज लेंगे जब भी लेंगे। नहीं, I think, but I agree to you. But only question I was in my mind is like we generally run SIP for long term, but like if we stop it for now, move it to multi, the amount continues. No, I never Amount should said be there in stop the it. fund. I never said Huh? stop it. Ah, I you said only yeah, said that's it what is maturing. it's maturing. It's more Okay. maturing. Yeah, that. And what, see, our team is working very hard. You know why? Because we do SIP for 1.5 years only. So every time Yes. we have to come back to the client. Okay. हमारे लिए इजी क्या है कि मैं 10 साल की SIP स्मॉल कैप में करके छोड़ दूं आपके लिए, लेकिन उसमें पता है इशू डिफरेंट है। द इश्यूज आर डिफरेंट। स्मॉल कैप में फंड साइज ही बहुत बड़ा हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगता है। तो यदि आप बड़े फंड साइजेस को देखोगे, या फिर डिक्लाइन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। Agreed. ओके, कि वो एक फेज में चलेगा और एक फेज में नहीं चलेगा। HDFC स्मॉल कैप इज अ वेरी गुड फंड, बट 2018, 19, 20, 21 नहीं चला वो पिछले 2 साल में चला है। Yes. SBI उस 2-3 साल चला, लेकिन अभी 1.5 साल से नहीं चल रहा है। ओके, I agree. Agreed. तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं अपनी SIP को, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम स्मॉल मिड में नहीं रहेंगे, हम मल्टी कैप के थ्रू रहेंगे ना, 50% है उसके अंदर। Makes sense. तो Get your दैट point. इज द पॉइंट। क्योंकि वैसे Perfect. भी आप 100 का 100 रुपया तो वैसे भी स्मॉल कैप में नहीं डालोगे ना बॉस, Oh, भले ही वो definitely. सबसे ज्यादा रिटर्न दे, आपको भी पता है, Doesn't मुझे भी matter. पता है, लेकिन इतना इजी नहीं है वो कॉल लेना। It's not worth the risk. हाँ मतलब आई डोंट नो, हमारा एक इन्वेस्टर है, वैसे मैं बता दूं, आई हैव शेयर्ड अबाउट हिम इन माय मल्टीपल कॉल्स, कि ओनली वन इन्वेस्टर हु इज रनिंग ए स्मॉल मिड कैप SIP फॉर लास्ट 13 years, ही हैज नेवर टच्ड दैट मनी। उसका 5,000 रुपए का SIP चल रहा है, उसकी वैल्यू 39 लाख रुपीज है अभी 13 साल में, और जब 20 साल में मेच्योर होगा तो उसका 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में वैल्यू होगी, केवल 5,000 रुपए की SIP की। बट यू नो, ही इज द ओनली पर्सन, तो ही कैन नॉट बिकम द रोल मॉडल फॉर एवरीबडी। Agreed. Agreed. Thanks, Pawan. Thanks for answering that. प्लेजर Thank you. प्लेजर आशीष। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग पवन जी। हाँ जी श्रवण जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी। अभी सर जैसे अभी मार्केट से अभी का हाई पे चल रहा है, 72 अबव चल रहा है सर सेंसेक्स। हम्म। तो क्या मैं अभी और भी कोई ऐसा भी ऐड करनी चाहिए या नहीं? क्या मार्केट अभी भी क्रश हो सकता है, ऐसा कुछ है सर? सर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आप दस जी हजार रुपए की SIP ऐड करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट, आई डोंट नो कि यू जी विल ऐड व्हाट अमाउंट। वो जी जो भी अमाउंट होगा वो आपके करंट पोर्टफोलियो का तो बहुत छोटा फ्रैक्शन होगा। जी तो SIP तो लेट मी टेल यू इज अ नो ब्रेनर। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द थिंग, बट द जी पॉइंट इज कि SIP में तो यदि मार्केट हाई भी है, पहली बात तो देखो, हम हाई मार्केट का वेट करते हैं जी जी एज एन इन्वेस्टर, कि यस मार्केट बढ़े तो मेरे पैसे बढ़े, राइट। जी जी तो यदि मार्केट यदि डाउन होगा भी, तो मेरी जी वैसे ही इच्छा नहीं करेगी इन्वेस्ट करने की। तो बात यदि सही यदि है। आपको अच्छा रिटर्न दिख रहा है, मार्केट अच्छा दिख रहा है, तो आप SIP तो शुरू कभी भी कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने उसमें पूरा मेंशन किया था 2 स्लाइड में, जी कि एक तो भाई अच्छा फंड मैनेजर और अच्छा फंड चूज करने की हमारी वो होती है कोशिश, हर समय जी शायद नहीं होगी 100%, वी विल नॉट बी राइट, बट 10 में से 8 बार भी राइट हो गए तो आवर जॉब इज डन। ओके, और वो जो एक बार वर्क नहीं करता उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग एक बेकार फंड में आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा। सो द पॉइंट इज कि ऑलरेडी सिलेक्शन ऑफ फंड मैनेजर्स है, सिलेक्शन ऑफ फंड्स है, उसके बाद क्या है कि कैटेगरी हम उस तरह से चूज करेंगे कि भाई आपको उतना रिस्क नहीं रहे इस SIP की वजह से। ओके, जी मतलब मैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं, आप जो नई SIP यदि शुरू करते हैं, तो जैसे आपको 72,500 पता है, वो हमें भी पता है, तो अकॉर्डिंगली एलोकेशन होगा, और वो भी आपका आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को देख के होगा, टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे होगा। आपका टाइम ड्यूरेशन यदि है लंबा है तो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, आपका छोटा है तो उस पे होगा, और फिर आपका करंट पोर्टफोलियो वर्सेस अब SIP आप कितने की शुरू कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। ओके, तो मैं जी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किसी का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है और वो 50,000 रुपए की SIP शुरू करता है बाई चांस, तो जी ऑब्वियसली उसका जो एलोकेशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। और किसी का 50 लाख का पोर्टफोलियो है और वो 25,000 रुपए की SIP शुरू करता है, तो उसका एलोकेशन स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये देखा जाएगा कि उसका 50 लाख रुपया एक्चुअल में लगा कहाँ हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो ओके ओके सर। तो बॉटम लाइन ये है कि आप
पहली बात तो एसआईपी ऐसा टर्म है कि यदि आपको 10 साल लग करनी है, 120 इंस्टॉलमेंट आपने देने हैं, उसमें से अगले 4 इंस्टॉलमेंट किस रेट पे लगते हैं, ये आप मतलब ये मैटर ही नहीं करेगा एक्चुअल में पूरे सिस्टम में। बल्कि ये है कि जो भी आप एसआईपी शुरू कर लेंगे वो 5 साल में, 10 साल में वो जो भी अमाउंट डाला है उसका 2.5-3 गुना हो जाता है 10 साल के अंदर। तो अब आज से शुरू करेंगे तो आज से 10 साल बाद हो जाएगा, अब 1 साल बाद शुरू करेंगे तो 11 साल बाद हो जाएगा बेसिकली। तो जी सर। एसआईपी या कोई भी इन्वेस्टमेंट वो लमसम का हो, वो जितना अर्ली हो उतना बेटर है। जी जी। और उसका कहाँ पे एलोकेशन करना है, कहाँ पे रिस्क को कम करना है, वो हमारी टीम उस चीज को उसकी उस चीज की कोशिश आपके साथ कर लेगी कि हाँ भाई, हम मार्केट गिर भी गया तो इस एसआईपी से फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। और मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा ये भी नहीं पता ना। हाँ वो तो क्योंकि बात सही है। क्योंकि जो अगले साल का फाइनेंशियल वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है मार्केट की, हमारे हिसाब से 73,000 है और उसके अगले साल की 85,000 है। और 27 की जो मार्केट वैल्यू है, 26-27 की, दैट इज 1 लाख प्लस। तो आप यदि 3 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो आप नोट कर लीजिए कि 3 साल में मार्केट 90,000 से 1 लाख के बीच में हो सकता है। तो आज मार्केट आपके दो इंक्रीजिंग इंस्टॉलमेंट ट्रेंड में कहाँ है। लग रहे हैं मैटर ही नहीं करते ना। हेलो। हेलो। मार्केटिंग इंक्रीजिंग ट्रेंड में मतलब। मार्केट तो बढ़ता रहेगा सर, इंडिया ग्रो करता रहेगा। यदि आपको इंडिया पे भरोसा है कि इंडिया ग्रो करता रहेगा तो जी मार्केट बढ़ता रहेगा। मार्केट कोई एंटिटी नहीं है, मार्केट तो हम सब कलेक्टिव लोगों का जी टोटलिटी है। तो हम लोगों की यदि ग्रोथ होती रहेगी तो मार्केट की भी होती रहेगी। जी सर। तो आपका यदि 3 महीने का होराइजन है तो जवाब देना मुश्किल है, बट यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू शुड स्टार्ट योर एसआईपी वेन एवर यू हैव फालतू मनी। जब भी स्पेयर पैसा है आप एसआईपी शुरू कीजिए। बैंक में रख के वैसे भी क्या करेंगे उसको। जी सर। मेरे नहीं नहीं, ऐसा भी मेरे से चालू है सर 4 साल से। जी। आई एम एडिंग, मैं चाहता हूँ कुछ और ऐड करना चाहूँ, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं सर? नहीं नहीं, बेनिफिशियल एसआईपी हमेशा बेनिफिशियल रहेगी, अभी भी बेनिफिशियल रहेगी, अभी भी ऐसे अच्छे फंड्स हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, आप यदि पिछले 6, आप जुलाई में जो आपको स्टेटमेंट मेल से आया था, आप उसको ना अब के स्टेटमेंट से कंपेयर कीजिएगा जो जनवरी में आया है। और आप ये देखिएगा कि कितनी जी जी परसेंट सर। ग्रोथ हुई है उस पोर्टफोलियो में, आप खुद ही कंपेयर कर पाएंगे। ओके। मार्केट में आपको बता रहा हूँ करीबन हाँ सात जी। परसेंट बढ़ा है इस पीरियड में। आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखिएगा वो कितना जी परसेंट बढ़ा है। तो यदि वो मार्केट से जी बेटर सर। बढ़ा है, यदि वो 1-2% मार्केट 4-5% गिर भी जाता है तो इट विल नॉट, बल्कि अच्छा होगा आपके लिए। आप तो इन्वेस्टर हो, आपको तो खुश होना चाहिए मार्केट गिरने से। गिरने पे खुश होना चाहिए सर। बिल्कुल खूब। जो इन्वेस्टर है भाई, आपका यदि 25,000 रुपए की एसआईपी लगेगी, मार्केट गिरा होगा तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि मार्केट 1 साल बाद तो हाँ बढ़ ही ये बात जाएगा सही ना। है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही जो सही हाई सही। रिटर्न आता है, ये ध्यान रखिएगा, वो हमेशा गिरे मार्केट में जो जितना पैसा लगता है उस पर ज्यादा हाई रिटर्न आता है बेसिकली। तो जी मार्केट जी जी। गिरना एसआईपी इन्वेस्टर के लिए दोस्त की तरह होना चाहिए। मार्केट गिर गया, आहा मजा आ गया, आज मेरी एसआईपी लगेगी, बहुत कम वैल्यू पे लगेगी। हाँ वो कम वैल्यू पे लगेगी, सही बात हाँ, है। तो यदि बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो लगाया भाई वो बढ़ना भी चाहिए, अल्टीमेटली बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं ना। लेकिन यदि मार्केट हम्म। टेम्परेरीली गिर भी गया है तो फिर जाने दो, वो तो एडवांटेज है हमारे लिए। हाँ जी। बिल्कुल सर। तो थैंक आपको यू सर। आपको जब भी एसआईपी करनी है, जब भी आप कंफर्टेबल हैं तो आप जी जी। कीजिए। और टीम आपको उस तरह के इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर देगी जहां पर मतलब उतनी वोलेटिलिटी आपको नहीं रहेगी जितनी आपको अभी परसीव हो रही है कि ये पता नहीं कितनी वोलेटिलिटी होगी, उतनी नहीं होगी। जी सर, थैंक यू सर फॉर गिविंग थैंक यू गाइडेंस सर, शर्मा जी। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, मैं ओमनाथ झा बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ ओमनाथ जी नमस्कार। आप तो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। हाँ, जी जी हाँ जी। जी। वैसे तो सभी फोर्टी जो यहाँ हैं फिफ्टी। सभी पुराने क्लाइंट हैं, बट आप बहुत पुराने हैं। हाँ, मेरा 14-15 साल से आया है। हाँ जी। मेरा ये सजेशन था कि जैसे आप लोग एसआईपी के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड अपना वो बनाता है पोर्टफोलियो की, शेयर मार्केट में पैसे लगाता है, पैसे को जैसे ही अर्न करके फिर आपके यूनिट को बढ़ाता रहता है, वैसे ही आप लोग भी ऐसा कीजिए कि म्यूचुअल फंड जब लगा रहे हैं हाँ जी। तो 3 महीने 4 महीने पर एक कॉल आए कि हाँ इसमें अब बढ़ाना है, घटाना है, इसको रिडीम कर लीजिए।
तो इस टाइप से कुछ कॉल आनी चाहिए। मेल तो आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाती है, या फिर हम पूछते हैं कि हम किस में लगाए हैं, किस एसआईपी में करें, कैसे करें। जी तो ये इस टाइप की एक चीज होनी चाहिए कि 2 महीने या 3 महीने पर आप पोर्टफोलियो को चेक करें और उस पर कॉलिंग करें कि क्या करना है, इसको हटा देना है या इसमें नया इन्वेस्ट करना है, या कुछ 10% 15% इस पे और बढ़ाना है आपको। जी क्योंकि मेरा तो ओपिनियन है, मैं काफी लॉन्ग टर्म से हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मार्केट जितना गिर जाए वो बहुत बेटर है मेरे लिए। मेरी अपनी सोच है कि मार्केट तो 6,000 पे आ जाए, हाँ जी हमारी एसआईपी जा रही है। हाँ, जब मैं बेचने जाऊं तो मार्केट काफी हाई पे हो। राइट सर। तो ये सोच अच्छी है एज एन इन्वेस्टर आपकी कि मार्केट गिरे तो अच्छा है, यही बात अभी हमारी हम्म अभी हो रही थी श्रवण जी से। तो जो हम्म आपका हम्म सजेशन है सर मैं टेक करता हूँ। बाकी दो तीन चीज़ें जो हम जो ऑलरेडी करते हैं, यदि हम आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं तो वो मैं अपनी टीम से बात करूंगा। कि पहली हम्म चीज़ तो ये है कि मार्केट में मतलब एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं ना, वो ऐसा हम्म नहीं है कि डेली होती है। ओके, वो कभी हम्म कभी आती हम्म है, मतलब 2 3 4 महीने हम्म में एक बार आती है। हम्म तो हम्म जब भी आती है तो हम ना मीटिंग करते हैं आपसे। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि और आपको मीटिंग का मैसेज भी आता होगा 100%, सभी इन्वेस्टर्स को भेजते हैं, आपको भी आता होगा। तो क्या है कि अक्टूबर में हमने की थी क्योंकि हमें लगा था बहुत अट्रैक्टिव पीरियड है। मार्च में हमने की थी, हमें लगा था बहुत अट्रैक्टिव पीरियड है। उससे पहले 22 के जुलाई में की थी, हमें लगा था बहुत अट्रैक्टिव पीरियड है जब सेंसेक्स 52,000 पे आ गया था। ओके, तो और कोरोना के टाइम पे भी हमने की थी। तो हम उस टाइम पर मीटिंग करते हैं जिस टाइम पे हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में है, नंबर वन। नंबर टू, हम आप जानते हैं हम बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करते हैं, किसी भी इन्वेस्टर को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं भेजते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन क्या होता है कि जब भी हमें कोई म्यूचुअल फंड, कोई नया इन्वेस्टमेंट हमें लगता है कि ये क्लाइंट्स के लिए अच्छा हो सकता है उस समय। अभी 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 फिलहाल मेरे पास आया था। अभी सुनीता मैडम चूंकि देखती है मेरी, तो हाँ अभी जी, भेजा तो था मैंने, जैसे अभी अभी का है तुरंत क्वांट एसआईपी का करा हमने लिया। भेजा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी करा है। तो इसी तरह से कुछ अगर रिमाइंडर आती है ना, जब रिमाइंडर आता है या फिर फंड कुछ लोगों को यूज करना होता है तो वो कर लेगा। ऐसे में तो हम पोर्टफोलियो नहीं देख रहे हैं जी, चलो चल रहा है, नहीं सर, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टर है। भी हमारे पास आता है ओमनाथ जी तो हम्म हम मैसेज करते हैं। ओके, हम्म और हम्म मैसेज करके हम कॉल सबको नहीं करते हैं, वो हमारी पॉलिसी हम्म है। ओके, हम्म उसका हम्म रीजन क्या है कि कॉल करते हैं तो हर किसी के पास फ्रेश मनी होता नहीं है हर समय लगाने के लिए, राइट। और फिर क्या हम्म होता है कि 2 3 बार किसी के पास पैसा नहीं है और हमने कॉल किया, वो चौथी बार मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ वो फोन ना उठाना बंद कर देता है हमारा, राइट। क्योंकि उसको लगता जी। है यार ये जब भी फोन करेंगे तो ये पैसे मांगेंगे हमसे, राइट। तो हम्म। हम वो चीज हम एज अ पॉलिसी नहीं करते हैं। हम जब भी अच्छा अच्छा। अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है आपको, इससे पहले हमने मेरे का जो मल्टी कैप फंड आया था उसका मैसेज किया था, राइट, आपको याद हो। हम्म उससे पहले हमने हम्म फरवरी में मेरे का फ्लेक्सी कैप फंड आया था, उसके अंदर 100 150 200 ऑलमोस्ट 150 प्लस क्लाइंट्स ने जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे। तो जब जब हम्म और अच्छे रिटर्न्स हैं उस फंड के अंदर, मल्टी कैप में भी अच्छे हैं, कोटक एसेट एलोकेशन भी हमने भेजा था। तो और अभी जैसे क्वांट कंजम्पशन हमने भेजा हुआ है, तो जहां भी हमारा कन्विक्शन है कि इस टाइम पे इस जगह लगाएंगे पैसा क्लाइंट का बन सकता है, तो भेजते हैं। और थोड़ा यदि हमें आपके साथ एक्टिव होना है तो प्रोबेबली वी विल स्पीक टू आवर टीम। हाँ हाँ, मेरा बट वो कहना है कि जो पोर्टफोलियो पुरानी है, जैसे मेरा अभी बहुत सारे एसआईपी जो है 2008 में चालू हुआ है। हाँ जी, अब 2008 से उसकी रिटर्न क्या है, कैसे, या तो उसको रिडीम करना है, कैसे करना है, ऐसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ तुलिका मैडम से। हाँ, वो तो यदि सर सजेशन करना देती होता तो रहती हैं। आपसे डिस्कस हो जाता, यदि वो नहीं करना है इसका हाँ। मतलब हमें उसके में जरूरत नहीं लगती। क्योंकि अच्छा अच्छा। एक्टिवली पोर्टफोलियो में यदि जरूरत लगती है, जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं कॉल पे या अदरवाइज, वो जानते हैं कि जब हम्म हमें जरूरत लगती है तो हम चेंज कराते हैं। लेकिन हम्म बहुत ज्यादा चेंज कराने से ये मतलब हम सिर्फ दिखाने के लिए चेंज नहीं कराना चाहते हैं, हमें कुछ हम्म मटेरियली लगना चाहिए कि यहाँ से क्लाइंट का जेन्युइनली फायदा होगा। दूसरा क्या हम्म हुआ हम्म है कि मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, और ये एक्सक्यूज नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 2018 के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स आ गया। ओके, पहले तो क्या था, कुछ भी बेचो 1 साल बाद कोई टैक्स नहीं लगता था। आज की डेट में क्या है कि आज कोई भी चीज हमें चेंज करनी है तो पहले तो उस पर कोई ना कोई टैक्स, तो कैपिटल गेन्स वो का इम्प्लीकेशन कैलकुलेशन आ होगा। जाता है। अब क्या है कि यदि मैंने उस पर सपोज 10,000 रुपये अभी टैक्स दे रहा हूं मैं, तो देखिए हर इन्वेस्टर हर समय टैक्स नहीं देना चाहता, बल्कि बहुत ही हार्डली कोई है जो लाइक करता है टैक्स देना, नंबर वन।
दूसरा, हम्म। यदि आप एग्री भी कर लेते हैं कि चलो मैं 20,000 रुपये टैक्स दे दूंगा, अब ये 5 लाख रुपए मेरी री इन्वेस्ट कर दो, तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि मैं जहां मैं नई जगह लगाऊंगा वहां पे ये टैक्स रिकवर हो जाना चाहिए क्लाइंट का, उसके जी बाद जी उसका जी बेटर रिटर्न बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, मतलब आप समझते हैं प्रैक्टिकल चीज, क्योंकि मैं, नहीं, ये पॉइंट, इस पॉइंट्स के लिए मैं भी होल्ड किया हुआ है वो, चूंकि हाँ सजेशन आया हुआ है आप रिडीम करो, लेकिन इसी पॉइंट के कारण होल्ड किया हुआ हाँ, है। तो ये है कि जहां पर हमें क्लियर विजिबिलिटी हम्म जब होगी कि भाई रिटर्न यहाँ से बहुत बेटर हो सकता है क्लाइंट का, टैक्सेशन इसका हम्म कम है, तो इसलिए हम हम्म काफी क्लाइंट्स का जो रिडेम्पशन भी है वो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में कराते हैं। कि यदि ये हम्म लग रहा है कि ये एक्स फंड है जो चेंज कराना है, तो और यदि उसमें 6-8 लाख रुपए की वैल्यू है, अब ये दिख रहा है कि एक ही साल में कराऊंगा तो 30,000 का टैक्स आ जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2-3 लाख करा लिया, अगले फाइनेंशियल ईयर में 2-3 लाख करा लिया, धीरे धीरे करके कर दिया। उससे एक एडवांटेज और होता है कि जहां भी नई जगह हम एलोकेट कर रहे हैं पैसे को, तो ये है कि ऐसा नहीं हो कि कुएं से निकलूं खाई में गिरूं। ओके, तो ये है कि आप 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया एलोकेट किया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मतलब रेफरेंस पॉइंट से, और फिर जब ये लगा कि हाँ इसने वर्क किया, ये चेंज क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा है, तो फिर अगला 2 लाख उसका निकाला और फिर उसको री इन्वेस्ट किया। नहीं तो पता चला मैंने 8 लाख निकाला, 30,000 रुपया टैक्स दिया, और बाई चांस अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि गारंटी किसी चीज की नहीं है, कि जहां मैंने डाला वहीं पे उसने रिटर्न नहीं दिया किसी वजह से, तो पता चला मैंने टैक्स भी दे दिया और रिटर्न भी नहीं आया। तो वी वांट टू बी वेरी श्योर। तो वो आपको हो सकता है किसी पॉइंट पे ही लगे कि ये थोड़ा स्लो है, बट वी वांट टू बी वेरी वेरी श्योर ऑफ, बिकॉज वी जस्ट कांट कीप ऑन बाइंग सेलिंग, मतलब ये सब कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में हम। बट वी विल, आई टेक योर पॉइंट, विल बी मोर एक्टिव विद यू। नहीं नहीं, जैसे आप ही ने बोला ना कि हम 2 साल के आसपास में अपना वो देखना चाहिए पोर्टफोलियो क्या है उसकी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी रिटर्निंग का क्या है, उस हाँ हिसाब जी। से मैंने बोला। नहीं नहीं सर, बिल्कुल रेगुलर रिव्यू होता है, आपका भी होता है, जी। आपका भी, और वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर दैट आई कैन टेक विद यू। ओके ओके, थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। अभी ओके। इतनी सर्दी में आपने टाइम निकाला है शाम के टाइम। Pawan ji, good evening. Am I audible to you? या मैं नो योर नेम सर। Pawan ji, good evening. This is Vinay. हाँ विनय जी नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। Namaskar. हाँ यादव जी नमस्कार। How are you? मैं बढ़िया एकदम सर, आप बताइए, आप कितनी Firstly, ठंड में बैठे हुए हैं अभी? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठंड में नहीं बैठा हूँ. I am presently in Chennai. अच्छा, ओके, So, सो यू हाँ, आर so my प्लेजेंट। my AC is running and fan is at the top speed. चलो ग्रेट सर, कहीं कोई अच्छी न्यूज आ गई, गर्म न्यूज आ गई मतलब। Before I give my query, firstly, thank you so much for such an informative session. And my थैंक यू सर। congratulations to you, Tulika ji, and the team Invest Guru for looking थैंक यू after सर। our investment so nicely. थैंक यू सो मच सर। And I am very, very novice to this field of investment. So my question is very basic. So अभी आजकल क्या है कि the flavor of the season is the IPOs. We keep on listening, messages keeps on coming on our phone regarding multi-bagger return being given by the IPOs and everything. परफेक्ट। I don't know how true or basic is that. My just query is that the funds in which we are investing, since IPOs are also being allotted to many institutions also, institutional investors. So are these funds also doing some kind of investment in these IPOs to maximize our profit or return? Or राइट we are सर। ignoring it and waiting for it that how it performs after getting listed into the market? So राइट in सो, this is just a basic query. I don't know सो how सर, relevant it is it. नहीं नहीं, इट इज रेलेवेंट, एवरी क्वेश्चन इज रेलेवेंट सर, आपके दिमाग में आया है तो रेलेवेंट ही है ऑब्वियसली। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, म्यूचुअल फंड्स की ब्यूटी क्या है कि जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखती है वो चले जाते हैं। ओके, Okay. और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खरीदते हैं बेचते हैं तो टैक्सेशन हमारे ऊपर नहीं आता, उनके ऊपर भी नहीं आता। तो Okay. म्यूचुअल फंड्स जो हमारा पैसा बनाते हैं, जो रिटर्न जनरेट करते हैं, वो ऑब्वियसली घर से तो देते नहीं है, दे बाय एंड सेल स्टॉक्स, राइट? एंड mutual funds particularly as per SEBI regulation, they can only buy and sell listed securities, they can't buy and sell unlisted securities. Okay, तो जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हीं को खरीद बेच सकते हैं, वो कहीं और अनलिस्टेड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते म्यूचुअल फंड्स। सो ऑल दीज म्यूचुअल फंड्स डू इन्वेस्ट wherever they will feel that IPO is relevant, they invest. तो जैसे एग्जांपल बता देता हूँ कि अभी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO आया था, Yes, 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 yes.
तो जिस दिन वो लिस्ट हुआ था, मुझे डेट याद नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक्स फॉलो नहीं करता, बट जैसे उसमें जिन फंड्स ने उसमें एलोकेशन उनको मिला था एनएफओ में, Yes. और वो क्योंकि 120% स्टॉक प्राइस बढ़ा था उस दिन, Yes. तो Yes. उन फंड्स की जो एनएवी है वो जहां पर और फंड्स की 0.2 0.3 0.4 बढ़ी थी, उन फंड्स की एनएवी 1.2% बढ़ी हुई थी। तो एक फंड का नाम तो मुझे स्पेसिफिकली याद है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, Okay. तो मैं ये एग्जांपल सिर्फ ये देने के लिए दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड जो है आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं। Okay. Okay. वो आईपीओज के टाइम पे भी करते हैं, कुछ में वो प्री प्लेसमेंट जो होता है आईपीओज का उसमें भी करते हैं, और एंकर भी बनते हैं, जैसे एचडीएफसी आईसीसी टाइप के लोग एंकर भी बनते हैं। जी हाँ, और जी हाँ। कुछ म्यूचुअल फंड्स कुछ स्टॉक्स के लिए वेट एंड वॉच करते हैं कि लेट इट वेट, लेट अस वॉच एंड देन वी विल एंटर। तो सबकी अपनी स्टाइल है सर। ओके, Okay. Okay. तो हम उसको आईपीओ बोलें या पोस्ट आईपीओ इन्वेस्टमेंट बोलें, फंड्स डू। और फंड्स की देखिए एडवांटेज क्या है। जी हाँ। पेटीएम लोगों ने लिया था जब उसका आईपीओ आया था। Yes. 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 मुझे ध्यान है हमारे क्लाइंट्स को लोग बाहर से फोन कर कर बता रहे थे कि भाई आप ना डीमेट अकाउंट खोल लो और आपको आईपीओ लेना है पेटीएम का, राइट। तो Okay. फंड्स ने आईपीओ का पेटीएम हार्डली किसी ने 1-8% लिया, उसका भी काफी नेगेटिव न्यूज आई फंड हाउस की, हालांकि वो फंड हाउस ने पैसा बना लिया उसके अंदर। बट द पॉइंट इज कि फंड हाउसेस ने जनरल एज एन इंडस्ट्री ने कब एंटर किया, जब उसका शेयर प्राइस 50-60% गिर गया। ओके, Yes. जोमेटो लोगों ने 170 150 पे भी लिया, फंड हाउसेस जो एंटर हुए वो 40 45 50 55 रुपए पे हुए। जी हाँ, जी तो हाँ। आज आप मोतीलाल को देखेंगे तो कई महीने पहले उसने लिया था 50-60 रुपए का जोमेटो लिया था, आज पता नहीं 100 या जो भी रेट उसका चल रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स की ब्यूटी ये है कि नॉट कि वो हर कॉल उनकी सही जाएगी, बट डेफिनेटली दे आर एन इंस्टीट्यूशन, दे आर मैनेजिंग सच लार्ज सम्स ऑफ मनी। एक एक Yes. फंड मैनेजर को 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, 15-15 लोगों की टीम होती है। जी तो हाँ, जी हाँ। कुछ चीजें वो लेते हैं जो वर्क नहीं करती हैं, बट ऑब्वियसली दे सी कि जोमेटो को वो मार्केट कैप पे नहीं लेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगेन नथिंग अगेंस्ट द कंपनी और द शेयर, एंड Got जस्ट it. Got गिव यू it. एन एग्जांपल कि जिस प्राइस पे बहुत पब्लिक उन शेयर्स को लेती है, उस प्राइस पे शायद म्यूचुअल फंड उन प्राइसेस पे नहीं लेंगे उनको। जी हाँ, जी तो हाँ। आईआरसीटीसी है, वो एक फंड हाउस ने जब आईआरसीटीसी का मार्केट कैप फर्स्ट टाइम 1 लाख करोड़ टच हुआ, उस दिन उसने सारा बेच दिया एक साथ। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स consider this, and that's why they fall less as compared to any stock, and maybe they rise also less than any stock, but then overall if you see कि कोई पर्सनल, यदि किसी का पर्सनल स्टॉक पोर्टफोलियो है तो जी हाँ। 99% चांसेस है कि वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट नहीं कर सकता। वो Understood. शॉर्ट पीरियड में कर सकता है, बट यदि वो अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट टैक्स सब मिला ले यदि इन्वेस्टर, it is very very difficult for a normal investor to beat a mutual fund. Understood. Understood. Thank you so इंडिविजुअल much. इंडिविजुअल स्टॉक आपका बीट कर सकता है म्यूचुअल फंड को, लेकिन टोटलिटी में पोर्टफोलियो बीट करे ये इसके बहुत कम चांसेस हैं। वो कंसिस्टेंटली 5-10 साल तक बीट नहीं कर सकता, 3-4-6 महीने बीट कर सकता है, बट नॉट Got it. कंटिन्यूअसली। Got it. Got it. Thank you so much, Soman ji. थैंक यू, Thank you so थैंक यू much. सर, एंड थैंक्स यू गुड फॉर योर इवनिंग सपोर्ट सर, थैंक्स फॉर योर रिलेशनशिप। Thank you so much, sir. गुड इवनिंग We are glad to be associated with you, sir. थैंक यू। गुड इवनिंग पवन जी, आप कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये था, पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपके सेशन होते हैं थैंक और यू सर। बहुत नॉलेजेबल होते हैं। मेरा सवाल ये था कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, इज इट एडवाइजेबल टू विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड पुट इट इन एफडी इन बैंक? व्हाट डू यू सजेस्ट? So difficult question from the point that what exactly you are looking from your fund. यदि आपको मतलब कोई लिक्विडिटी मैं की, इसलिए पूछ रहा हूँ, कई बार मार्केट बिल्कुल डाउन चला जाता है तो एटलीस्ट एफडी में जो इंटरेस्ट है सीनियर सिटीजन के लिए, वो तो एश्योर्ड इंटरेस्ट होता है। हाँ तो जी सर। although it may not be very favorable question for you, but I wanted your advice. So sir, I would say it's not about whether I like the question or not regarding withdrawal of mutual fund. It is like what is your exactly need and how your current portfolio is structured. Okay. तो जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसका स्ट्रक्चर क्या, Okay. उसमें हाइब्रिड फंड्स हैं या उसमें प्योर इक्विटी फंड्स हैं, और जो भी आपने अपने आरएम को बताया हुआ है कि मुझे इतने साल में पैसा चाहिए, यदि आपको सपोज पैसा 5 साल बाद चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपको अभी अपने इन्वेस्टमेंट को कुछ भी करने की हाँ जरूरत जी। नहीं है।
लेकिन आपको यदि अगले 1 साल में कुछ अमाउंट को Okay. यूज करना है, आपको उससे रेगुलर इनकम चाहिए, तो डेफिनेटली आप अगले 1 साल में जो अमाउंट हाँ चाहिए जी। आप उसको निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप बोलें कि मेरे को हाँ। अभी तो पैसा नहीं चाहिए और मेरी कोई नीड नहीं है, तो फिर आप कुछ मत कीजिए, यू जस्ट लेट इट रिमेन देयर। मतलब Okay, नहीं aim द is to विड्रॉल use हैज the टू बी amount. नीड बेस्ड। What is the point in just? Okay, okay. ठीक है. नहीं, Thank you आपको very much, नीड है sir, आप for निकाल your दीजिए सर, ऑब्वियसली advice. आपने जो इन्वेस्ट किया है वो Okay, नीड के लिए किया है। okay. ठीक है, sir. हाँ जी, Thank you very much for the advice. प्लेजर Thank you. सर, थैंक यू। Hi, So sir. request our listeners. Yes, Tanisha. Sir, there is one question in the chat box from Yeah. Prince. If I take exit after 2-3 years, how would I take the benefit of compounding? I want great return. Shouldn't I keep investing in a mutual fund for 20-30 years? So अगेन ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि आपको यदि 3 साल बाद पैसा चाहिए तो ऑब्वियसली आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और आपको 20 साल बाद पैसा चाहिए तो आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। आज यदि मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है, मैं 3 साल में यदि 15% रिटर्न देखता हूँ तो मेरा 10 लाख 15 लाख बन जाएगा। और यदि यही पैसा मेरा मैं 20 साल रखूंगा तो विच में बिकम ऑलमोस्ट 8-10 टाइम्स 12 टाइम्स एक्चुअली, तो 10 लाख यही मेरा 1 करोड़ 20 लाख बन जाएगा प्रोबेबली से इन 20 years टाइम। तो जो कंपाउंडिंग है वो टाइम से आती है कि मैं जितने ज़्यादा टाइम रखता हूँ, तो मैं आज 10 लाख को 1 साल रखूंगा तो 10 का 11 लाख हो जाएगा 10% पे, और मैं 2 साल रखूंगा तो फिर वो 11 लाख भी मेरा 10% पे बढ़ के एक्चुअल में 1,10,000 गेन करेगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि 2 साल बाद मेरा 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया 10,000 हो जाएगा। 10% 2 years यदि आता है, वो 10 का 12 नहीं होगा बट 12-10 होगा। तो जो कंपाउंडिंग है वो उसका मतलब ये है कि जो भी मेरा गेन हो गया है उसके ऊपर फर्दर मेरा गेन होता रहेगा। तो वो तो म्यूचुअल फंड्स में जो भी हम रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो कंपाउंडेड ही होती है। यदि सिंपल देखेंगे तो सिंपल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट जो ग्रोथ है वो कंपाउंडेड ही होती है। तो 3 साल रखेंगे तो हमारा पैसा 3 साल के हिसाब से बढ़ेगा, यदि हम 20 साल रखेंगे तो 20 साल के हिसाब से बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हम पैसे की बढ़त तो देखना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पैसे की जरूरत कब है, मैं निकालूंगा तो तभी ना पैसा। तो यदि मेरे 3 साल बाद मेरे को बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, तो भले ही वो मेरा 10 साल बाद ज्यादा हो जाए, लेकिन मुझे तो पढ़ाई के लिए यूज करना है ना बच्चे के लिए पैसे को। सो माई इन्वेस्टमेंट होराइजन विल बी एज पर माई रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। 10 साल की मैं नीड है तो 10 साल रखूंगा, 20 साल नीड है तो 20 साल रखूंगा, 3 साल नीड है तो 3 साल रखूंगा। और जितने ज्यादा साल रखूंगा उतनी ज्यादा क्वांटम बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है सेम हो जाए 12, 14, 15%, लेकिन वो क्वांटम पैसे का बढ़ता जाएगा। वो 12 होगा, फिर 14 लाख होगा, फिर 16 लाख होगा, एक दिन 20 लाख होगा, फिर 25 लाख होगा, वो बढ़ता रहेगा। एंड दैट इज व्हाट कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट। सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन नहीं, आई थिंक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय इन्वेस्टर्स अर्लियर एज वेल। तो बेसिकली क्वेश्चन ना, जैसे हमने डायनेमिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया, तो वी आर सेइंग कि हमें टाइम टू टाइम फंड को चेंज कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से है कि अगर हम चेंज करेंगे तो वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे आएगा उस फंड के अंदर, जो हम राइट। बात। सो पॉइंट इज कि सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं 10,000 रुपये की SIP आज शुरू करता हूँ, और एज्यूम करता हूँ कि मैं एक ही फंड में करता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में 3 साल बाद 3,60,000 इन्वेस्ट होगा, उसकी वैल्यू शायद 4-4.5 लाख जो भी होगी। और यही मैं आगे चलाता रहूंगा तो 10,000 की मेरी एक ही फंड में वैल्यू मेरी 10 लाख रुपए बन जाएगी। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मैंने 3 साल या 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 3 साल बाद मैंने फंड चेंज कर दिया। तो मेरा फंड जो मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा है, 3 साल का इन्वेस्टमेंट 3,60 की वैल्यू मुझे दिखती रहेगी 4.5, और वो 4.5 बढ़ के 5-6 हो जाएगा ओवर द पीरियड। अब मैंने जो 10,000 का फंड चेंज किया वो उस फंड में मेरी कंपाउंडिंग नहीं है, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग है, क्योंकि मैं अब जो फंड शुरू कर रहा हूँ उसमें भी हो सकता है 3 साल में मेरा 3,60,000 इन्वेस्ट होगा। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7,20,000 हो जाएगी जब मैं पोर्टफोलियो का बॉटम में टोटल ग्रैंड टोटल देखूंगा। और ये 360 मेरा हो सकता है 4 हो गया हो, और पहले वाला जो मेरा 360 था वो हो सकता है 6 हो गया हो। तो जब मैं 7-20 की टोटल वैल्यू देखूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू 10-11 लाख वो दिखेगी। सो दैट इज हाउ माई 10,000 इज गेटिंग कंपाउंडेड। अब
एक फंड मेरा कंपाउंड नहीं होता है, लेकिन मेरा टोटल पोर्टफोलियो मेरा कंपाउंड होता है। तो जो अल्टीमेटली क्लाइंट का यदि 10,000 रुपया ही इन्वेस्ट हो रहा है पूरे ड्यूरेशन में, एज्यूमिंग के सेम अमाउंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वर्सेस टोटल वैल्यू, तो मुझसे, इसीलिए हम अपने पोर्टफोलियो में लास्ट में पोर्टफोलियो का CAGR दिखाते हैं कि आप जितने भी फंड में भले इन्वेस्ट करें, किसी टाइम आप इंक्रीज करें, किसी टाइम डिक्रीज करें, या कोई फंड चेंज हो या री इन्वेस्ट हो, टोटल पोर्टफोलियो नीचे CAGR उसका दिखता रहता है कि 11% है, 14% है, 16% है। तो वो मेरा अल्टीमेटली पोर्टफोलियो टोटल उस वैल्यू पे कंपाउंड होता रहता है। तो यदि मेरा 3 लाख का पोर्टफोलियो है और 15% का रिटर्न आ जाता है, तो वो 3,45,000 उसकी वैल्यू 1 साल में हो जाएगी। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट मेरा कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन अ, मेरा टोटल पोर्टफोलियो मेरा कंपाउंड होगा। और टोटल पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग ज्यादा जरूरी है बजाय इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कंपाउंडिंग की। क्योंकि आप यदि कोई चीज चेंज कर रहे हो, तो या तो रिस्क को कम करने के लिए कर रहे हो, या आप रिटर्न को या रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो। तो मैं यदि एज एन इन्वेस्टर देखता हूं, तो मुझे टोटलिटी में पोर्टफोलियो देखना चाहिए। इंडिविजुअल आइटम इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। Right. There is just one more last question in the chat box. However, it is not exactly related to the meeting topic. It's what's the benefit if I go for a mutual fund NFO? And if I subscribe an NFO, should I invest a lump sum amount or SIP would be better for me? तो NFOs मतलब इंसिडेंटली इंडिया में हर हफ्ते 1-2 NFO चल रहे होते हैं। तो जिस तरह का फॉर्मेट हो गया है, हर AMC कोई ना कोई NFO हर महीने लाई रही होती है। तो यदि हम NFO की टारगेट करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे धीरे धीरे फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे। सो NFO में इन्वेस्ट आपको तभी करना चाहिए जब NFO कोई स्पेसिफिक एडवांटेज हमें दे रहा है। तो यदि, या फिर वो सिचुएशनल है कि करंट मार्केट वैल्यूएशन में यदि कोई NFO किसी तरह का आ रहा है और उस तरह की कोई चीज उतनी अट्रैक्टिव उतने AUM के साथ अवेलेबल नहीं है, तब हम उस NFO को टारगेट कर सकते हैं बेसिकली, यदि हम करना चाहते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पास्ट में जैसे मेरे का मल्टी कैप NFO आया था, तो मार्केट में 3-4-5 मल्टी कैप फंड ऑलरेडी चल रहे थे हमारे इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी। कुछ मल्टी कैप्स में ऑलरेडी एलोकेशन है, HDFC मल्टी कैप में, कोटक मल्टी कैप में। बट क्या है कि क्योंकि ये NFO आया था, छोटा फंड साइज होता है, और मेरे एसेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत लंबा है। इससे पहले उनका जो NFO आया था वो 4 साल पहले, फ्लेक्सी कैप से भी जो पहले आया था वो 4 साल पहले मिड कैप आया था, और उसमें इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है, इन्वेस्ट गुरु के इन्वेस्टर्स ने। तो क्योंकि मेरे एसेट का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो NFO लाते हैं तो वैल्यूएशन देख के लाते हैं, और नया NFO है उनका तो छोटा फंड साइज है मल्टी कैप में, जो कि स्मॉल मिड में भी इन्वेस्ट करता है, और वैल्यूएशन फिर भी फेवरेबल थी आज से 5 महीने पहले। स्मॉल मिड लार्ज सब जो आज वैल्यू है उससे काफी कम था, तो वो फेवरेबल लग रहा था, इसलिए वो NFO प्रपोज किया था। आज भी यदि क्वांट का NFO प्रपोज किया है, तो इस वजह से है कि उनका जो डायनेमिक मनी मैनेजमेंट है और जो कंजम्पशन थीम है, जिसमें कि हम खुद बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कोई भी कंट्री ग्रो करता है तो कंजम्पशन ग्रो करता है। तो जब इस तरह की कोई स्पेसिफिक थीम आती है और जो उस फंड हाउस की स्ट्रेंथ है, तो उस तरह का NFO हम डेफिनेटली करना चाहें तो कर सकते हैं। बट सिर्फ NFO में इन्वेस्ट करना सेंसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय 3 मल्टी एसेट के NFO निकले हुए हैं। तो यदि अब हम 3 मल्टी एसेट में करेंगे, फिर पहले 2-3 इनोवेशन फंड निकले हुए थे, उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग 3 फंड निकले हुए थे, तो एग्जैक्टली कौन सा NFO करेंगे, तो हमारे पास तो NFO की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो NFO में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो कोई बहुत स्पेसिफिक आपको एडवांटेज दे रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और वो भी ऐसा नहीं है कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। आपके पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो में उस मार्केट वैल्यूएशन पे वो AMC क्या एडवांटेज दे रही है, उसके बेसिस पे आप NFO को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। That's it, sir. यही questions थे. Okay. Yeah. So requesting our listeners, guess if there is any question, I would be happy to answer. Right. So since there is no question, I thank you all for spending time on such a
late evening and in such a cold weather. Maybe not for Yadavji, but maybe for many of us. So many thanks for joining us on this call. We'll come back again sometime when we find a good time, to talk and with a good topic. And wishing everybody pre-Lodi kind of thing. तो कल लोहड़ी है तो उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में. And be happy, be healthy with your family. Thank you. Thanks a lot. Yeah, thank you. Thank you.